नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये फिगर में ट्यूब ऑफ फ्लो दिखाया है, यानी लिक्विड जो भी पास हो रहा है, ये ट्यूब ऑफ फ्लो अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला अलग टाइप का ट्यूब ऑफ फ्लो दिखाया है। लेफ्ट साइड का जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया A1 है, और राइट साइड का जो क्रॉस सेक्शन है ट्यूब ऑफ फ्लो का, उसका एरिया A2 है। ट्यूब ऑफ फ्लो के अंदर जब भी लिक्विड पास होता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब कम होता है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होती है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे स्पीड की वैल्यू कम होती है, प्रेशर की वैल्यू कम होती है। यहाँ पे डिराइव करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये जो क्रॉस सेक्शन दिखाया है, ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर एरिया कैपिटल A1 एज्यूम किया है, और यहाँ पे ब्रॉडर सेक्शन में सोच सकता हूँ जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A2 है। अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली स्पेशल एक ट्यूब ऑफ फ्लो बनाई है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी, जो भी लिक्विड उसमें से पास हो रहा है, जो भी फ्लूइड उसमें से पास हो रहा है, उसकी स्पीड की वैल्यू यहाँ पे V1 होगी, और जो भी लिक्विड उसमें से ट्यूब ऑफ फ्लो में से पास हो रहा है उसकी स्पीड की वैल्यू ये एंड के ऊपर V2 है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो सकता है क्योंकि नैरो एंड है, प्रेशर ज़्यादा होगा। ब्रॉडर एंड है, प्रेशर कम होगा, P2 प्रेशर। अगर स्पीड की वैल्यू जो भी लिक्विड उसमें से पास हो रहा है उसमें उसकी स्पीड की वैल्यू अगर V1 है तो V1 इक्वल टू स्पीड एट द नैरो एंड ऑफ द ट्यूब ऑफ फ्लो इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यूनिट टाइम में ये जो भी लिक्विड है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यूनिट टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन इक्वल टू यूनिट टाइम 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लिक्विड इक्वल टू D1 इक्वल टू V1 लिखा है मैंने। यहाँ पे 1 बाय 1 आगे देखते हैं। कंसिडर ट्यूब ऑफ फ्लो एज शोन इन फिगर्स। V1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट P end, P end। A1 equals to area of cross section at P end. V2 equals to velocity of the fluid at Q end. A2 equals to area of cross section at Q end. Mass flux define करेंगे। Mass of the fluid passing through any cross section per unit time is called mass flux. यूनिट टाइम में जितना भी लिक्विड कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से यूनिट टाइम में जितना भी लिक्विड पास होता है, वो पास होता हुआ लिक्विड को उसका जो मास है उसको हम मास फ्लक्स बोलेंगे। फिर से एक बार देखते हैं डेफिनेशन। मास फ्लक्स, मास ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड मास फ्लक्स। यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर कंडक्टर में से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो एक क्रॉस सेक्शन में जितना इलेक्ट्रिक करंट एंटर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट दूसरे क्रॉस सेक्शन में से बाहर निकल जाएगा। सीधी सी बात है, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्रॉस सेक्शन में एंटर होता है उतना ही इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे क्रॉस सेक्शन में से बाहर निकल जाता है। बेसिकली क्या बोलते हैं, चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे है। ये जो भी लिक्विड या फ्लूइड उसमें से ट्यूब ऑफ फ्लो में से पास हो रहा है, तो कोई एक जगह के ऊपर फ्लूइड या लिक्विड क्रिएट होने वाला भी नहीं है या तो डिस्ट्रॉय होने वाला भी नहीं है। यानी ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर जितना लिक्विड एंटर होगा उतना ही लिक्विड दूसरे क्रॉस सेक्शन में से यूनिट टाइम में बाहर निकल जाएगा। कंडीशन अप्लाई यूनिट टाइम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट टाइम में जितना भी लिक्विड ये क्रॉस सेक्शन के अंदर एंटर होता है, ये एंड के ऊपर P एंड के ऊपर थोड़ा टाइम अलाउ करूंगा और बाद में दूसरा टाइम में सोचूंगा, तो उसके बाद यूनिट टाइम में उतना ही लिक्विड ये एंड में से बाहर निकल जाएगा एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा है एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Mass of the fluid entering at P end of the tube of flow per unit time exactly equals to mass of the fluid leaving from Q end of tube of flow in unit time.
मास इक्वल टू फार्मूला क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम फार्मूला है। Therefore, mass equals to वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये डेंसिटी किसकी है, जो भी लिक्विड ट्यूब ऑफ फ्लो में से पास होता है उसकी डेंसिटी रो है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में सोचना पड़ेगा। यूनिट टाइम में मान लेते हैं कि ये एरिया को छोड़कर लिक्विड ये एरिया में यहाँ पे एंटर हो जाता है। अगर उसकी रेडियस R1 है, ये नैरो बार दिखाया है, ये ब्रॉडर बार दिखाया है, तो यहाँ पे रेडियस डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे रेडियस R1 वैल्यू की रेडियस होगी और यहाँ पे R2 वैल्यू की रेडियस होगी। तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा पाई R1 स्क्वायर। इतने पार्ट में उसका वॉल्यूम कितना आएगा, इतने पार्ट में उसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू पाई R स्क्वायर एच, पाई R स्क्वायर एच वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ये वॉल्यूम पाई R स्क्वायर एच, एच यानी इतना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यूनिट टाइम में जो भी लिक्विड डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो डिस्टेंस ऊपर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अगर लिक्विड की स्पीड की वैल्यू v1 है तो v1 इक्वल टू स्पीड ऑफ द लिक्विड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड d1 पर यूनिट टाइम। बार बार बात कर रहे हैं हम, तो डिनोमिनेटर में टाइम की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था d1 इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द fluid at p end of the tube of flow in unit time। d1 डिस्टेंस मुझे v1 एग्जैक्ट v1 वैल्यू का डिस्टेंस मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करूँगा, वॉल्यूम इक्वल टू पाई R स्क्वायर एच, रेडियस यहाँ पे R1, h, h यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे d1, d1 इक्वल टू v1, तो d1 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे v1, यहाँ पे d1 को रिप्लेस किया v1 इंटू रो डेंसिटी। अब ये एंड की बात करते हैं। यूनिट टाइम में ये क्रॉस सेक्शन में से लिक्विड ये क्रॉस सेक्शन में से बाहर निकल जाता है, तो यूनिट टाइम में वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यूनिट टाइम में अगेन यहाँ पे वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई हो रहा है पाई R स्क्वायर एच, उसकी रेडियस की वैल्यू R2 है तो पाई R2 स्क्वायर। अगेन यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ये एंड के ऊपर लिक्विड की स्पीड की वैल्यू है v2, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस की वैल्यू सपोज d2 अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन की वैल्यू बार बार हम बोल रहे हैं यूनिट टाइम यानी टाइम टेकन की वैल्यू 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस d2 इक्वल टू v2 यानी पाई R स्क्वायर एच फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर एच, एच इक्वल टू d2 इक्वल टू v2, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यहाँ पे पाई R स्क्वायर इक्वल टू एरिया, पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू एरिया, रो कैंसिल हो गया क्योंकि ये एंड के ऊपर जो भी लिक्विड पास हो रहा है वही लिक्विड ये एंड में से बाहर निकल रहा है, यानी डेंसिटी तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटी ऑलवेज कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो यहाँ पे डेंसिटी कैंसिल हो गया। a1 v1 इक्वल टू a2 v2, यानी लेफ्ट साइड के एंड के ऊपर एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी उसका प्रोडक्ट, एंड राइट साइड की क्रॉस सेक्शन के ऊपर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 एंड उसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, लिक्विड जो उसमें से a2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से जो पास हो रहा है उसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2, दोनों का प्रोडक्ट सही आ रहा है। वन सफिक्स स्टैंड्स फॉर क्रॉस सेक्शन एट p एंड, सेकेंड सफिक्स टू सफिक्स स्टैंड्स फॉर क्रॉस सेक्शन एट q एंड, यानी मैंने तुम प्रूव क्या किया, a और v का प्रोडक्ट क्रॉस सेक्शन 1 या क्रॉस सेक्शन 2 उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसकी एप्लीकेशन क्या है, स्पीड v इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गार्डनिंग में ट्यूब ऑफ फ्लो, पानी जो उसमें से पास हो रहा है तो उसमें पानी का जो जेट बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बीच में उंगली डालते हैं, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कम कर देते हैं।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने कम कर दिया, उसकी स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो स्पीड की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर देते हैं, तो उसकी स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये उसकी एप्लीकेशन है। यानी ए इंटू वी रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। चलूँ मैं आगे, या रिपीट करने की जरूरत है? ओके, तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बर्नौलीज इक्वेशन, ये रेफरेंस लेवल दिखाया है। ये स्पेशल टाइप की, आगे स्पेशल टाइप की ट्यूब ऑफ फ्लो है जिसमें से लिक्विड पास हो रहा है। मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन तुमको यहाँ पे ऐसा समझना है। ये क्या दिखा रहा हूँ मैं? स्ट्रीम लाइन, लाइन ऑफ फ्लो दिखा रहा हूँ। लाइन ऑफ फ्लो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। लिक्विड जो पास हो रहा है वो लिक्विड, ये एंड उसके ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है A1। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। अगर ब्रॉडर एंड यहाँ पे सोचता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 सोचता हूँ, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो सकता है। यानी लिक्विड अपर डायरेक्शन में ऊपर चढ़ेगा। जब भी लिक्विड ऊपर जाता है तो यहाँ पे उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की अगेंस्ट में ऊपर जाने के लिए वर्क करना पड़ता है। यानी जब ये हाइट के ऊपर H2 जितनी हाइट के ऊपर जब भी लिक्विड आता है, तब काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जाती है और H2 जितनी हाइट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे उसको अलग वैल्यू का, लिक्विड को, फ्लूइड को B एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से C एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर जाने के लिए मान लेते हैं W1 वैल्यू का वर्क करना पड़ता है, और लिक्विड को, फ्लूइड को D2E एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पास होने के लिए W2 वैल्यू का वर्क करना पड़ता है। तो पहले तो मैं W1 और W2 सेपरेटली वर्क सॉल्व करूंगा, और बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करूंगा, और बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दिस इज, पहले उसकी लिमिटेशन देखते हैं। लेट अस कंसीडर स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो दिखा है विच इज रोटेशनल, रोटेशनल नहीं होना चाहिए, रोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल। यानी एयर के ऊपर तुम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। एयर का जो भी फ्लो पास हो रहा है उसके ऊपर तुम बर्नौलीज इक्वेशन तुम अप्लाई नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज एयर इज ए कंप्रेसिबल, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के ऊपर तुम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। नॉन विस्कस, अगर फ्लो इज रोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस फ्लो है तो तुम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज बर्नौली इक्वेशन तुम अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। फिर से लेट अस कंसीडर स्ट्रीमलाइन फ्लो व्हिच इज रोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ये जो एंड P1, उसके ऊपर प्रेशर मैंने सोचा है लिक्विड का, और ये एंड जो लिक्विड उस पे से पास हो रहा है उसकी स्पीड की वैल्यू मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा V1। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसिडर द फ्लूइड एट 2 रीजन, BC रीजन एंड DE रीजन। सेपरेटली BC रीजन में जो भी लिक्विड पास हो रहा है उसकी स्पीड की वैल्यू V1 है, और DE रीजन उसमें से जो भी लिक्विड पास हो रहा है उसके अंदर स्पीड की वैल्यू V2 है। देखते हैं, V1 इक्वल टू स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट B एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस इक्वल टू D1 डिस्टेंस ट्रैवल्ड, D1 डिस्टेंस इक्वल टू BC डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। बहुत छोटा टाइम इंटरवल मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो डेल्टा टी छोटा सा टाइम इंटरवल मैंने सिलेक्ट किया है वो। तो BC डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्लूइड एट द वेलोसिटी V1 इक्वल टू BC इक्वल टू V1 इंटू डेल्टा टी। यानी यहाँ से लेकर V1 जितने स्पीड के ऊपर जब भी फ्लूइड, लिक्विड C एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, B2C एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर एंटर होता है, तब वो BC इक्वल टू V1 इंटू डेल्टा टी वैल्यू का डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितनी वैल्यू का वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क डन एट P एंड इक्वल टू W1, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स यहाँ पे मान लेते हैं F1 वैल्यू का फोर्स यहाँ पे लिक्विड के ऊपर प्रोड्यूस होता है, तो F1 वैल्यू का फोर्स, लेकिन यहाँ पे प्रेशर P1 था, प्रेशर P1 इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया F1 अपॉन एरिया करस्पॉन्डिंग एरिया A1, तो फोर्स प्रोड्यूस F1 इक्वल टू P1 इंटू A1, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, F1 इक्वल टू P1 A1, P1 A1, BC इक्वल टू V1 इंटू डेल्टा टी, BC इक्वल टू V1 इंटू डेल्टा टी, V1 इंटू डेल्टा टी इंटू A1 इंटू P1 इक्वल टू W1। मैंने यहाँ पे B2C रीजन में लिक्विड जो भी वर्क करता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी, W1 इक्वल टू P1 A1 V1 इंटू डेल्टा टी। V1 इंटू डेल्टा टी क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। A1 क्या होता है? एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या होता है? वॉल्यूम, पता है ना? वॉल्यूम इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मैंने तुमको समझाया, यहाँ पे भी क्या समझाया, वॉल्यूम इक्वल्स टू, वॉल्यूम की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया लिख दो इंटू एच, एरिया इंटू लेंथ इक्वल्स टू वॉल्यूम। लिक्विड को एच इक्वल्स टू एल वैल्यू का अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू बीसी है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम कितना हुआ? इतना वॉल्यूम हुआ, इतना वॉल्यूम हुआ, डेल्टा वी। तो यहाँ पर डेल्टा वी उसको रिप्लेस करेंगे, P1 इंटू डेल्टा वी, W1 सॉल्व किया। अभी ये एंड की बात करेंगे, V2 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट Q एंड, ये Q एंड है और ये P एंड है। V2 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट Q एंड इक्वल टू डेल्टा टी, जितने टाइम में लिक्विड D2E जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे D2E डिस्टेंस, ये D लिखा है, D2E डिस्टेंस ट्रैवल्ड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, D2E डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी, तो DE डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू वेलोसिटी V2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ये डिस्टेंस की वैल्यू है। अगेन यहाँ पे फ्लूइड को अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन के ग्रेविटेशनल फोर्स की अगेंस्ट में लिक्विड को अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाना पड़ता है। तो ये जो वर्क मैं कैलकुलेट करूंगा उसके आगे मैं नेगेटिव साइन असाइन करने वाला हूँ, तो W2 इक्वल्स टू नेगेटिव साइन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना आएगा? यहाँ पे F2 वैल्यू का फोर्स आएगा इंटू करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट DE वैल्यू का डिस्प्लेसमेंट आएगा। F2 अगेन P2 प्रेशर इक्वल्स टू F2 फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, therefore F2 फोर्स इक्वल्स टू P2 A2, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, F2 इक्वल्स टू P2 A2 इंटू DE, DE डिस्टेंस इक्वल्स टू V2 इंटू डेल्टा टी। अगेन एरिया इंटू डिस्टेंस हो गया ना, एरिया इंटू डिस्टेंस इक्वल्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये वाला है वॉल्यूम की बात चल रही है, डेल्टा वी वॉल्यूम, इट मीन्स W2 वर्क डन by the liquid in D2E region equals to minus P2 into delta V, equation number 4। टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क इक्वल्स टू W1 प्लस W2, W1 वर्क है P1 इंटू डेल्टा वी, W2 वर्क है माइनस P2 इंटू डेल्टा वी, यहाँ पे डेल्टा वी कॉमन निकालेंगे, P1 माइनस P2, इक्वेशन नंबर 5। नाउ यहाँ पे डेल्टा एम वैल्यू का मास B2C क्रॉस सेक्शन के अंदर एंटर हुआ था और B2C जितना डिस्टेंस लिक्विड ने ट्रैवल किया था, तो उसके अंदर जितना भी लिक्विड था वो जो मास है उसको मैं डेल्टा एम से डिनोट कर रहा हूँ। बार बार हम क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ मास एंटरिंग एट दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब ऑफ फ्लो एग्जैक्टली इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ मास लिविंग फ्रॉम अनदर क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब ऑफ फ्लो, यानी यहाँ पे जितना मास एंटर होगा उतना ही मास लिक्विड का यहाँ से बाहर निकल जाएगा यूनिट टाइम में, सेम टाइम इंटरवल के अंदर। तो डेल्टा टी सेम टाइम इंटरवल दोनों जगह पे सोचा है, इसीलिए डेल्टा एम इक्वल टू अमाउंट ऑफ मास एंटरिंग एट दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा एम मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी फॉर्मूला है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी।
तो मास इक्वल्स टू डेल्टा एम मास, अमाउंट ऑफ मास एंटरिंग एट दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ फ्लो इक्वल्स टू वॉल्यूम VBC रीजन का वॉल्यूम, और ये जो लिक्विड उसमें से पास हो रहा है उसकी डेंसिटी की वैल्यू दो, तो VBC इंटू दो, ये पार्ट के लिए लिखा है। अब ये पार्ट, उसके लिए वॉल्यूम कितना आएगा, इतने पार्ट में से लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो वॉल्यूम इतने पार्ट का वॉल्यूम आएगा, इतने पार्ट का वॉल्यूम, वॉल्यूम VDE, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल्स टू मास डेल्टा एम। अगेन वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ, A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और B2C डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू V1 इंटू डेल्टा टी। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस BC इक्वल्स टू V1 इंटू डेल्टा टी इंटू रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू ट्यूब ऑफ फ्लो। मैंने उसकी बात की, अब उसकी बात करेंगे। उसमें से वॉल्यूम कितना सोचा है, इतने पार्ट का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ, लेकिन ये पार्ट का एरिया कितना है, A2 एरिया है, एरिया A2 इंटू लेंथ इक्वल्स टू DE डिस्टेंस कितना है, V2 इंटू डेल्टा टी, V2 इंटू डेल्टा टी इंटू रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू ट्यूब ऑफ फ्लो। तो ये डेंसिटी रो कैंसिल हो गया, क्या आएगा, कैंसिल नहीं करे तो भी चलेगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं करने का है, सॉरी। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, तो एरिया इंटू डिस्टेंस इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा V1 लिखेंगे, ये वाला वॉल्यूम की बात चल रही है, इक्वल टू अगेन यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्टेंस इक्वल टू वॉल्यूम डेल्टा V2 इंटू दो। मैंने प्रूव किया डेल्टा एम अमाउंट ऑफ मास जो एंटर हो रहा था वो यहाँ पे कितना था, डेल्टा V1 इंटू दो था, और यहाँ पे डेल्टा एम जितना मास जो बाहर निकल रहा था सेम टाइम इंटरवल डेल्टा टी के अंदर, वो यहाँ पे कितना था, डेल्टा V2 इंटू दो था। यानी मैंने प्रूव किया डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा V1 इंटू दो इक्वल टू डेल्टा V2 इंटू दो। वन सफिक्स किसके लिए है, वन सफिक्स ये वाले क्रॉस सेक्शन के लिए है, टू सफिक्स किसके लिए है, ये वाले क्रॉस सेक्शन उसके लिए है। अगर सफिक्स को मैं भूल जाता हूं तो ये रिलेशन को जनरल फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा V इंटू दो। नाउ मैंने आगे बोला कि यहां से जब लिक्विड एंटर होता है तो टोटल वर्क डन इक्वल टू W1 प्लस W2, ये तो सॉल्व किया, लेकिन जैसे ज़्यादा हाइट वो ट्रैवल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती है, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो ये हाइट h2 जितनी हाइट के ऊपर डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मैं रिपीट करूं, यहाँ से जितनी भी स्पीड से वो एंटर हो रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा है, हाइट के ऊपर वो लिक्विड जब आगे ऊपर चढ़ रहा है तो ज़्यादा हाइट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होती है उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू mgh, डेल्टा M इंटू G इंटू H इक्वल टू हाइट डिफरेंस, फाइनल हाइट h2 माइनस इनिशियल हाइट h1। अगेन डेल्टा M इक्वल टू डेल्टा M उसकी वैल्यू डेल्टा V इंटू दो सब्सटीट्यूट करेंगे, डेल्टा M की वैल्यू डेल्टा V इंटू दो इंटू G इंटू h2 माइनस h1। क्लियर, आगे देखते हैं। मैंने आगे यहाँ पे ऐसा बोला, लेफ्ट साइड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और ज़्यादा हाइट वो कवर करता है, ज़्यादा हाइट के ऊपर वो जाता है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज आता है,
तो मैंने सॉल्व किया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दिस वैल्यू। अब आगे बात करेंगे डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल टू 1/2 डेल्टा एम v2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा एम v1 स्क्वायर। ये एंड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 1/2 डेल्टा एम इंटू v2 स्क्वायर, और ये एंड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 1/2 डेल्टा एम इंटू v1 स्क्वायर। उसमें से 1/2 डेल्टा एम मैंने कॉमन निकाला, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डेल्टा वी इंटू 2, डेल्टा एम की वैल्यू डेल्टा वी इंटू 2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7। तो टोटल वर्क एज पर द वर्क एनर्जी थियरम बोलो तो अभी चलेगा, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलो तो टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि मैंने ऐसा बोला ट्यूब ऑफ फ्लो में नीचे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ग्रेटर हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। टोटल वर्क मैंने सॉल्व किया, W कितना आता है P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा के ऊपर सॉल्व किया 1/2 दो डेल्टा वी इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये वैल्यू डेल्टा के की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और डेल्टा यू की वैल्यू ये वाली वैल्यू डेल्टा वी रो जी इंटू h2 माइनस h1, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय डेल्टा वी कैंसिल कर दो, P1 माइनस P2 डेल्टा वी कैंसिल कर दो, 1/2 दो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर